हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। क्या आप लोग भी नीट एग्जाम में 360 में से 360 स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में? तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि 2021 में जो 1 अगस्त को नीट एग्जाम होने वाली है उसके लिए मैं हर चैप्टर के ऊपर एक 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस का एक वीडियो बनाऊंगा। तो पिछले 3 दिन पहले मतलब ऑलमोस्ट 25 मार्च को मैंने एक फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड किया हुआ था जो था चैप्टर 1 के ऊपर, जिसे हमने कहा द लिविंग वर्ल्ड। और आज का जो ये वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिटेल में समझाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, डिटेल में समझाऊंगा। इस वाले चैप्टर में से एटलीस्ट 2 एमसीक्यू तो आते ही नीट एग्जाम में, और ये 2 एमसीक्यू गारंटेड में दे सकता हूं कि इस वाले 50 एमसीक्यू में से ये 2 एमसीक्यू होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से बिना स्किप किए डिटेल में सुने और हर क्वेश्चन का आप प्रॉपरली मतलब समझ लीजिए। तो ये वीडियो है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर द नीट प्रिपरेशन। बस ये वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो में मैं कहता हूँ, ये वीडियो ये सिर्फ वीडियो ही नहीं है, ये एक बेसिकली सक्सेस का फॉर्मूला आपके लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन हम डिटेल में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द किंगडम विच, पहले मैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं कि इस वाले चैप्टर में बेसिकली क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले कार्लस लिनियर साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, वो था प्लांटी और एनिमेलिया। फिर जेकल साइंटिस्ट ने कुछ डाउट पूछे कि बाकी ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस किया जाएगा। सो उसके बाद 3 डोमेन सिस्टम आई, 5 डोमेन सिस्टम आई। 3 डोमेन सिस्टम वाज गिवन बाय द कार्ल वुश इन 1990 and R.H. Whittaker in 1969 introduces 5 domain system. Most probably successful technique is a 5 domain system given by R.H. Whittaker. And R.H. Whittaker classified every living organism into 5 domains, such as a kingdom Monera, which include bacteria, kingdom Protista, which includes amoeba, paramecium, chrysophytes, dinoflagellates, diatom, etc. And then fungi, which includes different type of fungi: ascomycete, phycomycete, basidiomycetes, deuteromycete, also called imperfect fungi. And then kingdom Plantae, kingdom Animalia. And after this 5 domain there is a virus, viroids, prion and lichen. तो ये वाला चैप्टर हमारा इसके ऊपर है। तो हम इन सभी टॉपिक के ऊपर 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं सिलेक्टेड। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। द किंगडम विच becomes more homogeneous in 5 kingdom classification then they were in 2 kingdom classification are। तो एक्चुअली पूछा गया है कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो 2 डोमेन सिस्टम था, और वो 2 डोमेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं तो मैंने आपको पहले ही अभी स्टार्टिंग में बता दिया, वो था सी आंसर आएगा, प्लांटी एंड एनिमलिया। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने हो तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप चैप्टर नंबर 2 सर्च कीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप पहले वो पूरा चैप्टर कर लीजिए, वीडियो वगैरह देख लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहते हो तो ये एमसीक्यू आप उसके बाद भी देख सकते हो, तो उसके बाद आपको ये काफी सिंपल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 kingdom classification was based on, so 2 kingdom classification was based on what? So if you describe, so 2 kingdom classification was based on the cell wall content. Like a plant was having a cell wall and animal was not containing cell wall. So 2 kingdoms of classification, criteria behind classification was cell wall. Moving towards the question number 3, the drawback or limitation of a 2 kingdom system of classification are. So drawback कौन कौन से problems थे basically 2 kingdom system में, तो हम 1 by 1 पढ़ते हैं। The distinction between eukaryotes and prokaryotes, correct। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट करने में एक दिक्कत आती थी। सेकंड, द डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, यस दैट वाज आल्सो द बिग प्रॉब्लम। एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस टुगेदर, लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई, एनिमल। तो एनिमल को भी उन्हीं कैटेगरी में डिवाइड कर, फंजाई को भी उसी में कैटेगरी में डाल दिया प्लांट में। तो ये काफी कंफ्यूजन थे, तो उसका आंसर हम क्या निकालेंगे? ऑल ऑफ अबव।
ऊपर की सभी के सभी जो थे वो ड्रॉबैक थे, लिमिटेशन थे टू डोमेन सिस्टम में। मैं फिर से एक बार कह दूं कि मैं पूरा का पूरा जो है वीडियो रहेगा मैं इंग्लिश टू हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाऊंगा। तो प्लीज कोई कमेंट करके ये मत बताइए कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ या तो हिंदी में पढ़ाओ, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मैच द कॉलम क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 with 2 and choose the correct combination from the option given. So here we have a column 1, here we have a column 2. Here we have to discuss kingdom and here mode of nutrition. So मोनेरा जो होते हैं जनरली, मोनेरा ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक लाइक सियानोबैक्टीरिया इज ऑटोट्रोपिक एंड अदर बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक। फिर प्रोटिस्टा अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा आर एक्चुअली autotropic also, protista are heterotropic. Why? Because protistas are further divided into actually 4 category, like a plant like protista, animal like protista, fungi like protista and euglenoids. तो basically प्रोटिस्टा के सभी टाइप होते हैं। तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक भी है, हेटेरोट्रोपिक भी है। तो हमारा ए थर्ड को मैच हो रहा है, ए यहाँ पे थर्ड में देखो ए और सी में है, और फिर बी प्रोटिस्टा वो थर्ड में मैच हो रहा है, तो बी यहाँ पे सेकंड पे है, प्रोटिस्टा हेटेरोट्रोपिक, तो बी यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट वाला आगे जा सकता है। फिर फंजाई अगर हम देखें तो फंजाई क्या है, फंजाई सिर्फ हेटेरोट्रोपिक होते हैं। सो फंजाई सी इज मैचिंग टू द 2, करेक्ट। एंड प्लांटी ऑल आर ऑटोट्रोपिक, सो डी इज मैचिंग टू 1 एंड ई एनिमेलिया दे आर हेटेरोट्रोपिक। सो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। तो हमने इस प्रकार से आंसर निकाल लिया। Question number 5. Linnaeus is related to. Linnaeus means Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus was a great scientist. He was responsible for two kingdom classification. He was also responsible for binomial nomenclature. He was also responsible for giving rules of a binomial nomenclature. Carolus Linnaeus ने two domain system, binomial nomenclature भी उन्होंने ही दिया हुआ था, और rules of binomial nomenclature ये concept भी उन्होंने बताई थी। तो we will say all of the above will be the answer. Question number 6. Read the following statement and select the incorrect. Income statement, actually it's a incorrect statement. तो हमें incorrect statement देखना है। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. तो ये तो बात सही है, हमें incorrect देखना है ना। Chemosynthetic autotrophic bacteria play a great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur, etc. Chemosynthetic autotrophic means there are certain bacteria which are preparing their food material, but not by photosynthesis but by some chemical reaction. They are called chemosynthetic autotrophic organism. तो ये ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Majority of the heterotrophic bacteria are important as a decomposer. Correct. डिसीज कोज करने वाले बैक्टीरिया की क्वांटिटी काफी कम है, लेकिन हेटेरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर ज्यादा है। तो ये वाला भी सही है। लास्ट वाले देखते हैं। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। नहीं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फूड नहीं बनाते, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कह लो। तो ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ वन वो गलत स्टेटमेंट, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सर्च करना है। तो अवर आंसर विल बी D1. क्वेश्चन नंबर 7. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी। सो पिछले वाले क्वेश्चन से ये बेसिकली डायरेक्टली कोरिलेटेड है। एज आई टोल्ड यू, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया यूज सनलाइट, yes, but chemosynthetic bacteria they uses inorganic substance for preparing their food material. So D1 is the correct. Question number 8. Under unfavorable condition bacteria reproduces by. So actually अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी फिजन करते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाएं, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच बढ़ गया, ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर से एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर। तो बैक्टीरिया स्पोरुलेशन स्टेज में जाके स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोर जब स्पोर जनरली टेम्परेचर, हीट और पीएच इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सब के अंदर सर्वाइव करने के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं, और जब कंडीशन फिर से फेवरेबल हो जाती है तो बैक्टीरिया स्पोर जो होते हैं वो फिर से बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे स्पॉन्ज अनफेवरेबल कंडीशन में जेम्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी डी स्पोर. Okay, are you getting what did I said? The question is that under unfavorable condition bacteria reproduce by.
So when condition is a favorable, bacteria undergo binary fission, but when condition is unfavorable, bacteria produce their small organelle that we called as a spore, because spores are resistant to temperature, too much of heat. They are resistant to the change in pH also. When the condition becomes again normal, they again convert from spore to the bacterium. So answer of question number 8 is D. Question number 9. Archaeobacteria are specialized type of bacteria since they live in some of the you can say harsh habitat such as extreme salty area are called. तो आर्चियोबैक्टीरिया मतलब जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं. उनमें से एक एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में पूछा गया है, सोल्टी एरिया. तो सोल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स. ठीक है. Bacteria which are archaeobacteria, ancient bacteria, they are generally found in different variety where we human being at least can't grow, can't survive. Therefore, they are basically called as the archaeobacteria or extremophile. For example, if bacteria found in salty area, they are called halophiles. If bacteria found in methane, they are called methanogen. If bacteria found in a high temperature and acidic area, then they are called thermoacidophiles. So our answer of question number 9 is A, halophiles. Question number 10. Most abundant microorganisms are. तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं. फंजाई नो, वायरसेस नो, सियानोबैक्टीरिया are the type of bacteria but they are only photosynthetic bacteria, and maximum bacteria are heterotrophic bacteria. They are bacteria. So answer would be the B1. दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंजाई, वायरस, सियानोबैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया. तो ये वाले हमारे 10 क्वेश्चन हो गए. आई होप सो आप लोगों को मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप. इस चैप्टर को अगर आपने पूरी तरह से पढ़ लिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगते होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको शायद दिमाग से बाहर भी जाते होंगे. लेकिन ऐसा नहीं होगा, दिमाग से बाहर नहीं जाएंगे, सिर के ऊपर से नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको आनंदवाणी सर पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है उनको मैं सिंप्लिसिटी से आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ और हम बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करते जा रहे हैं. तो हमने ऑलमोस्ट 20% मतलब आउट ऑफ 50 में से 10 क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया हुआ. तो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. Nostoc and Anabina can fix atmospheric nitrogen in specialized cell is known as. So as I told you about the cyanobacteria. Cyanobacteria have a type called Nostoc and Anabina. They are photosynthetic bacteria and they are also able to store their nitrogen in one organelle, and the name of organelle is called heterocyst. They are the type of bacteria which are working as a nitrogen fixing bacteria, especially in the paddy field or rice field. नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में सियानोबैक्टीरिया काफ़ी आगे हैं और इनके जो टाइप है नोस्टॉक और अनेबिना, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और हेटेरोसिस्ट नाम के ऑर्गन में स्टोर करते हैं. ये जनरली चावल की जो खेती होती है, पेडी स्ट्रो या तो राइस कह लो, तो राइस की जो खेती होती है उसके अंदर इनका काफ़ी अच्छा रोल होता है एज अ फर्टिलाइजर. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. The member of Monera have a cell wall made up of a polysaccharide plus amino acid. Which member Monera lacks cell wall? तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि जनरली जो मोनेरा है मतलब बैक्टीरिया, उनका सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बना हुआ है. तो ऐसे कौन से मोनेरा कैटेगरी में आते हैं जिनके अंदर सेल वॉल ही नहीं है? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था, smallest bacteria on the earth is a mycoplasma, and mycoplasma are the bacteria which do not have a cell wall. mycoplasma दुनिया के सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होता है. अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो आप कह सकते हो बैक्टीरिया, लेकिन ये पूछता है कि बैक्टीरिया में से सबसे छोटा कौन है तो आप कह सकते हो माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा दुनिया में सबसे छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है. इसके लिए हम इनको ग्राउंड स्क्रीनिंग भी नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 13. विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्लेज अ ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट? सो जनरली कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो रिसाइकलिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? आर्चियोबैक्टीरिया नहीं. आर्चियोबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया, व्हाई दे वुड इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया तो एक ही है जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. लेकिन अगर हम ये देखें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये वाला आंसर सही हो जाएगा बिकॉज दीज आर द बैक्टीरिया विच आर अंडरगोइंग
chemical reaction and preparing their food materials. So answer of question number 13 will be chemosynthetic autotrophic bacteria. तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे आई थिंक सो। कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन रिसाइकलिंग करने में नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो आर्चियोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, और दूसरे वाले जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं वो तो फूड बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन केमिकल रिएक्शन करके जो खुद का फूड बनाते हैं वो होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। जैसे सल्फर यूज करने वाले बैक्टीरिया थायोबैसिलाई, आयरन यूज करने वाले बैक्टीरिया फेरोबैसिलाई। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो आंसर हो गया है सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच बैक्टीरियाज आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर? दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, हमें ये पूछा गया। सो आर्चियोबैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफाइल बट दे आर वेरी रेयर इन नंबर। Photosynthetic autotrophic bacteria, they are also very rare, means 2 to 3 number, and chemosynthetic autotrophic bacteria, they are also only few in number, but maximum bacteria on the earth is a heterotrophic bacteria. दुनिया में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन से पाए जाते हैं? तो फोटोसिंथेटिक या तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या तो आर्चियोबैक्टीरिया, ये तीनों के नंबर काफ़ी कम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। सो आंसर इज डी। Question number 15, genetic material without nuclear membrane is found in? So genetic material without nuclear membrane is found in. तो genetic material है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो किस में पाया जाएगा? वो पाया जाएगा बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में नहीं, सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में नहीं, आर्चियोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं। मतलब ये देखा जाए तो इन सभी में पाया जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आरएनए होता है लेकिन उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके लिए हम इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। माइकोप्लाज्मा के साथ भी सेम कंडीशन है। सियानोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया ही और ये भी बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली एक ही है, तो इनके अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इन सभी का आंसर एक होगा, डी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कोमा शेप? So as I told you, bacteria are classified on the basis of shape. They are classified into 4 categories, like a cocci, circular, rod shape means bacilli, and coma shape means vibrio, and spirochete means zigzag. So here answer of our question number 16 is a B, vibrio cholerae, जिससे हम cholera होता है। Question number 17, हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट में हमें क्या देखना है? दीज अबाउ कैरेक्टर्स आर सीन इन। ये ऊपर वाले 4 कैरेक्टर किसके अंदर जनरली पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिसेल्युलर कॉलोनियल फिलामेंटस मराइन टेरेस्ट्रियल फॉर्म, यूनिसेल्युलर कॉलोनियल फिलामेंटस, ये देखो फिलामेंटस को आप मार्क कर लीजिए, फिलामेंटस। तो फिलामेंटस इनमें से कौन है? डायनोफ्लैजेलेट्स और क्राइसोफाइट्स, ये दोनों हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीट। तो जिलेटिनस शीट तो जनरली हमें इसमें सियानोबैक्टीरिया में पाया जाता है। सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल, क्या बात है, यहाँ पे उन्होंने हेटेरोसिस्ट बता दिया, मतलब क्लियरली हो गया ये सियानोबैक्टीरिया। आगे हम नहीं भी पढ़े तो अभी हम हमारा टाइम बचा सकते हैं, लेकिन नीट पास करने वाले चारों के चारों ऑप्शन पढ़ते ही हैं, ठीक है, तो ही आप आगे जा सकते हैं। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन वाटर बॉडी, वाटर के सरफेस के ऊपर ब्लूम कलरफुल लेयर बन जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन चारों स्टेटमेंट है वो हमें इशारा करते हैं कि ये सियानोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो आंसर इज बी, सियानोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ क्राइसोफाइट्स? क्राइसोफाइट क्या होते हैं? क्राइसोफाइट प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। क्राइसोफाइट्स आर एक्चुअली प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, तो लेकिन इनको हम जनरली डाइटम भी कहते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं हम। दे आर पैरासाइटिक फॉर्म विच कॉजेस डिसीज इन एनिमल। नो, ये कोई डिसीजेस वगैरह कोई कॉज नहीं करते। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। नो, एक्चुअली दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ए डाइटम्स। यस, तो इनको हम कॉमनली डाइटम कहते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक मीन्स विच ग्रोथ ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, तो ये सेप्रोफाइटिक फंजाई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम माउल्ड्स। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम माउल्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फॉर्म्स अ फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। ये वाला ऑप्शन
100% करेक्ट है, हम फिर भी पढ़ लेते हैं. Forms an aggregation called Plasmodium. No, Plasmodium will be only formed in the malarial case. Forms an aggregation called Pseudoplasmodium. Plasmodium or Pseudoplasmodium, they are case of malaria. Both A and B are not the answer because you can't select the B one. So answer according to me is here A. During unfavorable conditions, slime molds. Unfavorable condition में slime molds क्या करते हैं? तो slime molds unfavorable condition में अपनी बॉडी में से स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. जैसे बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही ये भी करते हैं. सो आंसर ए हो गया. क्वेश्चन नंबर 20. पैरासाइटिक अमीबॉइड प्रोटोजोन इज. सो हु आर द पैरासाइटिक अमीबॉइड? सो पैरासाइटिक भी है और अमीबॉइड प्रोटोजोन भी है. मतलब इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा हमारे सामने? इसका आंसर हो जाएगा एंटामीबा. जैसे हमें पता है कि अमीबा क्या कोज करते हैं? अमीबा इन्फेक्शन कोज करते हैं, अमीबियोसिस. तो अमीबियोसिस जनरली किससे होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिक ऑर्गेनिज्म से होता है. सो आंसर इज सी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका. एंटामीबा हिस्टोलिटिका is a complete zoological name of this protista. Question number 21. Sleeping sickness is caused by generally sleeping sickness is caused by one type of a protozoa belongs to the protista and they are flagellated protozoa. Example is a trypanosoma. Trypanosoma is an example of a sleeping sickness. Means trypanosoma basically causes sleeping sickness. Amoeboid protozoan amoeba which causes dysentery. Ciliated protozoan paramecium ये भी बेसिकली इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शन कोज करता है. एंड स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम व्हिच कॉजेस मलेरिया. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इसका हो जाएगा ट्रिपोनोसोमा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन जो स्लीपिंग सिकनेस कोज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं. ये मैच द कॉलम है हमारे सामने. फिर से मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. कॉलम 1 कॉलम 2. अब कॉलम 1 में हमें पीछे वाला ही जो अगर हम ये वाले क्वेश्चन को हम मैच करें तो ये वाला हमें आंसर मिल जाएगा. देखो फ्लैजेलेटेड, तो फ्लैजेलेटेड कौन है यहाँ पे? ट्रिपोनोसोमा. तो फ्लैजेलेटेड का आ जाएगा ट्रिपोनोसोमा. ए का हो जाएगा 3 के साथ. तो ए का 3 के साथ ए और सी में पेयर हो रहा है. ए और सी में पेयर हो रहा है. फिर देखो स्पोरोजोन, स्पोरोजोन का हो जाता है प्लाज्मोडियम. तो बी का ए के साथ, बी का ए के साथ, तो यहाँ पे बी का 2 के साथ आ गया. सीलिएटेड जो होता है वो पैरामेशियम होते हैं. तो सीलिएटेड सी का 4 के साथ जोड़ना चाहिए पैरामेशियम. और अमीबॉइड का हो जाएगा एंटामीबा. तो इसका आंसर हो जाता है ए. पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है. मिलता जुलता मतलब वही है, सिर्फ मैच द पेयर करना है. और पिछले वाले में हमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करना था. क्वेश्चन नंबर 23. चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस आर. तो ओशियन में, समुद्र में सबसे ज्यादा फूड कौन प्रोड्यूस करता है? तो फूड समुद्र में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं डाइटम्स. तो डाइटम्स आर मैक्सिमम प्रेजेंट इन द सी एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम फूड मटेरियल इन द सी. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज डी डाइटम. क्वेश्चन नंबर 24. 2 फ्लैजेला आर फाउंड इन विच प्रोटिस्टा. तो अगर आप प्रोटिस्टा देखो तो प्रोटिस्टा में अमीबा, गोनालिक्स, पैरामेशियम और ऑल ऑफ अबव. इनमें से गोनालिक्स जो है इनके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, एक बड़ा फ्लैजेला और एक छोटा. So gonolics are the type of a protista which have 2 flagella. One is a large flagella, second one is a short flagella. So gonolics is the answer of question number 24. Question number 25 की तरफ हम बढ़ते हैं. Euglenoids have a flexible body due to the presence of. तो यूग्लिनोइड के अंदर फ्लेक्सिबल बॉडी होती है. क्या होता है उनके अंदर? तो यूग्लिनोइड की जो बॉडी होती है उनके अंदर पेलिकल नाम का केमिकल पाया जाता है और इसके लिए उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है. So pellicle is the correct answer. Question number 26. हम 25 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% हमने हमारी कंप्लीट वीडियो कर ली है. सेल वॉल ऑफ डाइटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. ये पूछा गया है कि डाइटम का जो सेल वॉल है ऑलमोस्ट जनरली टूटता नहीं है, अनडिस्ट्रक्टेबल मतलब ब्रेक नहीं होता है. तो ऐसा क्यों, क्या होता है उसके अंदर? तो डाइटम के जो सेल वॉल होते हैं उनके अंदर सिलिका पाया जाता है और सिलिका होने के कारण वो अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो वीडियो पढ़ाए हैं आप जाके YouTube में मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें से आपको ये समझ में आ जाएगा. रेड टाइड इज कॉज्ड बाय. तो रेड टाइड किससे होता है? जनरली रेड टाइड जो होते हैं वो डाइनोफ्लैजेलेट से होते हैं. डाइनोफ्लैजेलेट से होते हैं.
रेड टाइड. तो रेड टाइड डाइनोफ्लैजेलेट्स आर आल्सो द टाइप ऑफ अ प्रोटिस्टा व्हिच आर कॉजिंग रेड टाइड्स. क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के बारे में इनमें से कौन सी चीज गलत है, हमें ये पूछी गई है. प्रोटिस्टा आर बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, करेक्ट, because there are certain protista which are plant like and there are certain animal like. Second, some protista have a cell wall, correct, those protista which are plant like they are containing cell wall. Third, protista does not have a membrane bounded organ. ये वाली क्वेश्चन ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो गलत है. प्रोटिस्टा does not have membrane bounded organelle, नहीं. Protista have a membrane bounded organelle like a mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, chloroplast, lysosome, etc. Just because they are eukaryotic organism also. They are unicellular but they are also eukaryotic, no? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा. मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है. हमें पूछा गया कि प्रोटिस्टा में से इनमें से कौन सी चीज गलत है. तो पहला ऑप्शन है प्रोटिस्टा और ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, करेक्ट है. प्रोटिस्टा प्लांट जैसे भी होते हैं तो ऑटोट्रोपिक, एनिमल जैसे भी होते हैं तो हेटेरोट्रोपिक है. सम प्रोटिस्टा हैव अ सेल वॉल, सही बात है. प्रोटिस्टा प्लांट जैसे होते हैं तो उनके अंदर सेल वॉल भी पाया जाता है. लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल ही गलत है, कोई भी समझ लेगा. प्रोटिस्टा डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल. एक्चुअली प्रोटिस्टा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल चारों पांचों प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम. तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है लेकिन प्लस वो यूकैरियोटिक भी है. तो यूकैरियोटिक होने के कारण सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू फॉर स्लाइम माउल्ड. स्लाइम माउल्ड से रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टर इनमें से सही हैं? तो स्लाइम माउल्ड क्या है पता है आपको? स्लाइम माउल्ड जो ब्रेड के ऊपर, अगर हमने ब्रेड को टेबल पे अगर हमने ओपनली प्लेट में छोड़ दिया तो एक दो दिन के बाद उसके ऊपर कुछ फंगस जो ग्रो होते हैं उन फंगस को हम कहते हैं स्लाइम माउल्ड. तो स्लाइम माउल्ड फंगस होते हैं लेकिन ये प्रोटिस्टा कैटेगरी में आते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा में जो फोर्थ कैटेगरी आती है स्लाइम माउल्ड, जैसे हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्टा, तो वो उस कैटेगरी में से आते हैं. तो इसमें से हम देखते हैं स्लाइम माउल्ड के बारे में. हाँ, कॉम्बिनेशन कैरेक्टर सही वाले. स्लाइम माउल्ड्स आर पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम विथ अ ट्रू वॉल, स्पोर डिसअपीयर्ड एंड एयर करंट. ये वाला सही है लेकिन पैरासाइटिक नहीं होते हैं स्लाइम माउल्ड. स्लाइम माउल्ड जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो होते हैं. और अगर ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो होते हैं तो उनमें सेप्रोफाइटिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए. तो सेप्रोफाइटिक देखो यहाँ पे बी और डी में मैच हो रहा है. सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम, विदाउट वॉल्स, स्पोर डिसअपीयर बाय वाटर, नो, बाय एयर करंट. बाय एयर करंट से फ्लो होगा, जनरली एयर के थ्रू ट्रांसफर होंगे. तो इसका आंसर हो जाता है डी, सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर डिसअपीयर्ड बाय एयर करंट. समझ गए आप? ब्रेड के ऊपर जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, और ये जो स्पोर होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट, नॉट बाय वाटर. बी और डी में सिर्फ एयर करंट और वाटर का ही डिफरेंस है. तो डी वाला आंसर सही हो जाता है. 30 नंबर क्वेश्चन. मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो हमें ये पूछा गया अभी प्लाज्मो प्रोटिस्टा के बारे में. तो देखिए क्राइसोफाइट्स क्या है? क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो, देखिए हमें यहाँ पे जो ऑप्शन है क्राइसोफाइट्स, पहले आप ये मैच कर लो. यूग्लिनोइड्स जो है वो यूग्लिना में आते हैं. मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वो सेकंड के साथ मैच होना चाहिए. तो सी वाला ऑप्शन देखो डी और ए में मैच हो रहा है. मतलब अगर आपको सभी याद नहीं आ रहे हैं तो आप कर सकते हो वैसे. तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो पैरामेशियम होते हैं. तो डी का ऑप्शन ए के साथ मैच होना चाहिए. तो डी का ऑप्शन देखो यहाँ पे ए के साथ मैच हो रहा है और यहाँ पे डी का ऑप्शन डी के साथ डाइटम से मैच हो रहा है. तो ये वाला आंसर सही होना चाहिए. तो ए देखिए क्राइसोफाइट्स आर कनेक्टेड टू द डाइटम, करेक्ट. डाइनोफ्लैजेलेट्स आर कनेक्टेड टू द गोनोलिक्स एंड यूग्लिनोइड्स इज कनेक्टेड टू यूग्लिना और प्रोटोजोन इज कनेक्टेड टू द पैरामेशियम. तो आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, ये वाला डी आंसर हो गया. जिन लोगों को ये नहीं समझा होगा तो फिर से वीडियो को थोड़ा पॉज करके 10-20 सेकंड 30 सेकंड पीछे करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया.
क्वेश्चन नंबर 31, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अभी, इनकरेक्ट करेक्ट वन। तो देखते हैं करेक्ट क्या है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 31, मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। तो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रेट डाइवर्सिटी है, हैबिटेट है, तो ये वाला तो सही है ऑप्शन। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। करेक्ट, मैक्सिमम फंजाई जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो को करते हैं, तो वो सेप्रोफाइटिक हो गए। दे आर ऑफ 4 क्लास अंडर किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर 4 क्लास कौन से आते हैं? पहला आता है एस्कोमाइसिट्स, सेकंड आता है फाइकोमाइसिट्स, नंबर कोई भी हो सीक्वेंस। पहला आता है फाइकोमाइसिट, दूसरा आता है एस्कोमाइसिट, तीसरा आता है बेसिडोमाइसिट और चौथा आता है ड्यूटेरोमाइसिट। तो ये 4 क्लास हो गए फंजाई के अंदर, तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही आएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन। अब आपने ये देखा होगा कि बारिश के सीजन में अगर आप कहीं पे से रास्ते में टहलने निकलते हो तो कभी कभी कोई प्लांट के ऊपर, ट्री के ऊपर छोटे छोटे मशरूम दिखाई देते हैं, और 1-2 दिन के बाद अगर आप देखो तो मशरूम काफी बड़े हो गए होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण ये जनरली ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जहां पे ज्यादा होगी मशरूम वहां पे ज्यादा ग्रो होंगे। सो आंसर वर्म एंड स्वामी प्लेसेस, स्वैम्पी प्लेसेस, सॉरी नो, वर्म एंड सॉल्टी प्लेसेस ऑब्वियसली नो, सॉल्ट में ग्रो नहीं होंगे। वर्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कोल्ड एंड मॉइस्ट प्लेस भी आएगा आंसर, लेकिन हियर वी विल से ह्यूमिड प्लेस इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 33, some hyphae are continuous tube filled with a multinucleated cytoplasm, these are called। तो देखो कोइनोसाइटिक हाइफी जो है डी वाला, ये करेक्ट आंसर है इसका। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जनरली मशरूम में सिंगल सिंगल ब्रांच होती है जिनको हम कहते हैं माइसेलियम, और पूरे मशरूम को एक्चुअली माइसेलियम कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सिंगल ब्रांच, सिंगल साइटोप्लाज्म में काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। So when there is a single cytoplasm with many nuclei or many multinucleated, then it is called koinocytic hyphae. Single cytoplasm with many nuclei, it is called koinocytic hyphae. Question number 34. 34. Vegetative reproduction in fungi takes place by. So I'll tell you, fungi के अंदर fragmentation भी होता है, fungi के अंदर budding भी होती है, fungi के अंदर fission भी होता है। तो ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। फंजाई के अंदर फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन ये सब होते हैं। फंजाई अंडरगो बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन ऑल, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। मशरूम्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर फंजाई। मशरूम करेक्ट, मशरूम यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर फंजाई होते हैं। सेकंड, the cyanobacteria are unicellular, colonized or filamentous, freshwater or marine or terrestrial algae। करेक्ट, सियानोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, वो फिलामेंटस भी होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी, राइजोपस बिलोंग्स टू द क्लास फाइकोमाइसेट्स ऑफ अ किंगडम फंजाई। और ये वाला जो है राइजोपस आल्सो बिलोंग्स टू द फाइकोमाइसेट किंगडम फंजाई, ये वाला भी सही है। Bacteria are grouped under 2 category based on their shape। नहीं, ये वाला गलत है। Bacteria are classified into the 4 category based on the shape, such as a cocci and circular bacteria, then rod shaped bacteria means bacilli, then third one Vibrio as we discussed previously in this chapter, in this MCQ also, and fourth one is Spirochete। तो बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, तो 2 कैटेगरी में नहीं, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिसीज? सिट्रस कैंकर इज एक्चुअली बैक्टीरियल डिसीज, व्हाइट स्पॉट ऑन अ मस्टर्ड इज अ फंगस डिसीज, ब्लैक रॉट ऑफ अ मस्टर्ड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। नहीं, यहाँ पे 36 का आंसर है ना बी हो जाएगा, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड।
मस्टर्ड के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट होते हैं वो फंगस के होते हैं। और ये एनसीईआरटी में हमें फंजाई जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियरली लाइन में दिया हुआ है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड इज कॉज्ड ड्यू टू द फंगल डिसीज, पैरासाइटिक फंजाई जिसे हम कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, इन फंजाई हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी, फंजाई में हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? सो फंजाई अगर हेटेरोट्रोपिक है तो वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। व्हाट इज सिम्बायोटिक फंजाई? व्हेन फंजाई shows a mutualistic relationship with another organism, then it is called symbiotic relation. For example, in lichen के अंदर फंजाई algae के साथ जुड़े होते हैं, तो फंजाई उनको डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं और algae उनको फूड प्रोवाइड करती है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। फंजाई पैरासाइटिक भी हैं, जैसे हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है, रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरियम, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। और जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि कुछ घंटे तक उनकी बॉडी को हम प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि अगर प्रिजर्व नहीं किया तो फंजाई सेप्रोफाइटिक नेचर परफॉर्म करेंगे, मतलब वो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करेंगे, जैसे ब्रेड के ऊपर माउल्ड ग्रो होता है। तो फंजाई पॉजिटिव रिलेशन भी दिखाते हैं सिम्बायोटिक, वो पैरासाइटिक इन्फेक्शियस रिलेशन भी दिखाते हैं और डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर भी ग्रो होते हैं, जिसे सेप्रोफाइटिक नेचर कहते हैं। तो ये ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, आप है ना मेरे एक्सप्लेनेशन को पॉज मत किया करो। मैंने काफी बार देखा हुआ है कि मेरा वीडियो जो होता है वो ऑलमोस्ट 50 मिनट का 1 घंटे का भी हो तो आप 40 मिनट में देख लेते हो, मतलब आप मेरे से आंसर देख रहे हो और लेकिन उनको एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे हो। एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे हो तो आप वीडियो देखिए ही मत, क्योंकि कुछ फायदा भी नहीं होगा। फ्यूचर में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप है ना काफी डाउट में रहोगे कि इसका आंसर ये वाला है या नहीं, क्योंकि अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना तो आपके माइंड में वो प्रॉपरली सेट नहीं होगा वो आंसर। तो एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू आर लर्निंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द आनंद वाणी सर, नॉट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। मतलब आप एक बायोलॉजी के टीचर से, बायोलॉजी के प्रोफेसर से बायोलॉजी के आंसर को एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो। मैं कोई लोकल बंदा किसी और सब्जेक्ट का नहीं हूं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बोर लगे, आप एक्सप्लेनेशन सुना करो पूरा। क्वेश्चन नंबर 38, इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो फंजाई में ऊस्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। ऊस्पोर देखिए यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ऊस्पोर नहीं है, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, यहाँ पे ऊस्पोर है। फंजाई में एस्कोस्पोर से भी होता है, यहाँ पे एस्कोस्पोर है नहीं। फंजाई में बेसिडियोस्पोर से भी होता है, बेसिडियो ऊ है यहाँ पे और एस्कोस्पोर नहीं है। जूस्पोर जो होते हैं ना वो अलगी के अंदर पाए जाते हैं। तो जनरली फंजाई में रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर से होते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 विद 2 एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आइवानोस्की, कौन है आइवानोस्की? आइवानोस्की वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द वायरस एंड फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड बाय द आइवानोस्की वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। थोड़ा पानी भी पी लेता हूं, आप भी थोड़ा देख लीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। सो आइवानोस्की जो है वो सी को मैच होगा, डिस्कवरी ऑफ वायरस। लुइस पास्टर ने वायरस टर्म को कॉइन किया हुआ था। बेजरिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था वायरसेस आर कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, और स्टेनली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट किया होता। तो ए का सी के साथ, ए का थर्ड के साथ मैच करो। ए का देखो थर्ड के साथ ए और सी में है। फिर पास्चर का डी के साथ 4 के साथ मैच करो, बी का 4 के साथ। तो ए और सी दोनों सेम जा रहे हैं आगे। बेजरिंग का आंसर आप फर्स्ट के साथ मैच करो, तो सी का आंसर फर्स्ट का यहाँ पे मैच हो रहा है, देखो सी पे मैच हो रहा है। और स्टेनले का डी का किस में मैच होगा? क्रिस्टलाइन वायरस। सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड असेल्युलर ऑर्गेनिज्म? असेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो प्योरली लिविंग नहीं है, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री पे है। तो वायरसेस एंड वायरॉइड्स, इनको हम क्या कहेंगे? असेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्यों? देखो यहाँ पे वायरॉइड्स है, ये असेल्युलर है, लेकिन लाइकेन तो अलगी और फंजाई से बना हुआ है। यहाँ पे भी देखिए लाइकेन है और वायरस है। वायरस वायरस असेल्युलर है, लेकिन लाइकेन ये तो सेल्युलर है।
वायरस, वायरोट्स एंड लाइकेन, तो यहाँ पे भी लाइकेन आ गया। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ए, वायरस एंड वायरोट्स, इसमें दोनों सेल्यूलर है, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इन वायरसेस विच वन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस में कौन जेनेटिक मटेरियल का होता है? तो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि वायरसेस आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आइदर कंटेन डीएनए और आइदर कंटेन आरएनए, नेवर बोथ इन वन वायरस। लाइक in human being, in plant, in case of fungi, protista, bacteria, plant, animal, everyone, they are containing DNA for transmission of genetic material and RNA for protein synthesis. But viruses are only the organism which are either containing DNA or RNA, but never both. तो यहाँ पे DNA भी नहीं आएगा आंसर, RNA भी नहीं आएगा, both A और B भी नहीं आएगा, either A और B आएगा। मतलब या तो DNA होगा या तो RNA होगा, डीएनए आरएनए दोनों नहीं होगा, तो आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, टीओ डायनर, इसका इनका पूरा नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है थियोडर डायनर, डिस्कवर्ड। तो थियोडर डायनर ने क्या डिस्कवर किया होता? उन्होंने डिस्कवर किया होता फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, जिनको हम कहते हैं वायरोइड्स। वायरोइड्स इन्होंने डिस्कवर किया होता, इसके लिए उनको कहते हैं फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। क्वेश्चन नंबर 43, who recognize certain microbes as a casual organism of mosaic disease? तो कौन से ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो जनरली मोज़ेक डिसीज कोज करते हैं और वो किसने डिस्कवर किया होता? तो उसका आंसर हो जाता है आइवानोस्की, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा आइवानोस्की वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड वायरस एंड द नेम ऑफ वायरस वाज टोबैको मोज़ेक वायरस व्हिच वाज कॉजिंग डिसीज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक डिसीज। तो टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले आइवानोस्की ने ढूंढा था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये वायरस टोबैको मोज़ेक डिसीज कोज करता है टोबैको प्लांट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, विच आर स्मॉलर देन द वायरस? तो वायरस से छोटे क्या होते हैं? वायरस से छोटे होते हैं बैक्टीरिया? नहीं। वायरस से छोटे होते हैं फंजाई? नहीं। वायरस से छोटे होते हैं सियानोबैक्टीरिया? नहीं। वायरस से छोटे जो होते हैं वो होते हैं वायरोट्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं उनसे। सो वायरोट्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, among the common cold, flu, mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS, how many diseases are caused by virus? ये वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम देखते हैं वन बाय वन। देखो कॉमन कोल्ड जो होता है वो वायरस से होता है, मम्स जो होते हैं वो भी वायरस से होते हैं, मम्स वायरस कहते हैं, स्मॉल पॉक्स भी वायरस से होता है। तो कॉमन कोल्ड इज अ वायरल, mumps is also viral, smallpox is also viral, herpes is also called herp virus, it is also viral, इन्फ्लुएंजा ये वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, लेकिन वायरस से भी होता है, और एड्स ये तो HIV वायरस से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 उन्होंने 6 डिसीज दिए और 6 के 6 डिसीज वायरल वाली है, तो 3 4 5 6, तो 6 विल बी आंसर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। In lichen, algal component is called phycobiont and fungal component is called mycobiont, which are heterotropic and autotropic respectively. Which are heterotropic and autotropic respectively. यहाँ पे respectively उन्होंने एक्चुअली गलत दे दिया हुआ है। देखो lichen के अंदर algal component को हम कहते हैं phycobiont और fungal component को हम कहते हैं mycobiont, which are heterotropic and autotropic respectively। तो और फाइकोबायोंट जो हेटेरोट्रोपिक है और माइकोबायोंट है ऑटोट्रोपिक है, ये इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया, हम आगे देखते हैं, शायद ये वाली कुछ प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। वायरोइड्स कंटेन आरएनए, अ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोटीन कोट वी। तो वायरोइड्स के अंदर आरएनए होता है, प्रोटीन कोट वी होता है, ये वाला भी मतलब चीज सही है। और वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। हमें एक्चुअली जो स्टेटमेंट ढूंढना है ना, करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो एक गलत हो यहाँ पे हो जाता है, देखो यहाँ पे इन लाइकेन अल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट। लाइकेन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक अल्गल कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं फाइकोबायोंट, बिकॉज फाइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अल्गी एंड बायोंट इज अ पार्ट, एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोंट। लेकिन उन्होंने कहा है रिस्पेक्टिवली, तो वो कहते हैं अल्गी को हेटेरोट्रोपिक, लेकिन अल्गी ऑटोट्रोपिक है, और फंजाई को वो कहते हैं ऑटोट्रोपिक, लेकिन फंजाई हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया और हमें करेक्ट ढूंढना है, मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है। वायरस कंटेन आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट, यहां तक सही है, लेकिन वायरस में जो प्रोटीन कोट वी होता है वो नहीं होता है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है।
वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। वायरस के अंदर आइदर डीएनए आरएनए या तो आइदर आरएनए होता है, दोनों नहीं होते। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। वायरस की डेफिनेशन ये है, वायरसेस आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, तो डी वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, अब समझ गए क्वेश्चन का आंसर, एक्सप्लेनेशन क्या है। उन्होंने पहले ऑप्शन में क्या कहा है, लाइकेन कंटेन अल्गल पोर्शन फाइकोबायोट, फंगल पोर्शन माइकोबायोट, यहां तक स्टेटमेंट सही है आधा। फिर आधा देखिए, विच आर हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक रेस्पेक्टिवली, तो ये वाला रेस्पेक्टिवली गलत है, क्योंकि ये फंजाई को हेटेरोट्रोपिक कह रहे हैं, सॉरी अलगी को हेटेरोट्रोपिक कह रहे हैं और फंजाई को ऑटोट्रोपिक कह रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे वायरस में प्रोटीन कोट नहीं होता और यहाँ पे वायरस में कभी भी आरएनए डीएनए दोनों साथ में नहीं होते, तो डी वाला वायरस ऐसा ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, which is incorrect about viroids? Viroids was discovered by Theodor Diner in 1971, ये वाला सही है। Causes potato spindle tuber and tobacco mosaic disease. Viroids पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है, ये सही है, लेकिन टोबैको मोज़ेक डिसीज कॉज नहीं करता, क्योंकि टोबैको मोज़ेक डिसीज तो टोबैको मोज़ेक वायरस कॉज करते हैं, तो ये वाला गलत है। आरएनए ऑफ अ वायरस वाज स्लो मॉलिक्यूलर वेट, ये सही है, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा, देखिए वायरस कंटेन आरएनए ऑफ स्लो मॉलिक्यूलर वेट, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब डी देखिए, वायरस वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए एंड इट लैक प्रोटीन कोड, यहाँ पे देखिए हमने देखा ना, वायरस के अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता है और ये फ्री होते हैं, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, तो आंसर जो है वो बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, पेयर द वायरल डिसीज। अब इनमें से वायरल डिसीज कौन सी है, रिंगवर्म एंड एड्स। रिंगवर्म इज अ फंगल इन्फेक्शन एंड एड्स इज अ वायरल, टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल एंड ट्यूबरकुलोसिस आल्सो बैक्टीरियल, dysentery may be caused due to amoeba, may be caused due to bacteria, and common cold is due to the parasite. But common cold is caused due to the virus, but here dysentery is caused due to amoeba, maybe bacteria. Here common cold is a viral and AIDS is also viral, तो D ऐसा पेयर है जिसमें दोनों वायरल डिसीज है, बाकी किसमें भी नहीं। रिंगवर्म बैक्टीरियल है, एड्स वायरल है, टाइफॉइड बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल। टाइफॉइड इज caused due to the Salmonella typhi and tuberculosis. TB is caused due to Mycobacterium tuberculosis. Ringworm infection is generally caused due to Trichophyton microsporium and AIDS is caused due to HIV virus. Dysentery is caused due to amoeboid. It may be caused due to amoeba called amoeboid dysentery. It may be caused due to bacilli bacteria called bacillary dysentery. And common cold is generally a common cold virus. Here is a common cold virus and AIDS HIV virus. So D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट सर्च करना है। मिथेनोजेंस आर आर्चियोबैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आर्चियोबैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं और ये मीथेन जहां पे प्रोड्यूस होता है मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है इनका। नोस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae which fixes atmospheric nitrogen, ये वाला भी सही है। Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from sugar. Chemosynthetic autotrophic bacteria मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शन करके अपना फूड बनाते हैं, लेकिन वो सेल्यूलोज से ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, ग्लूकोज में से सेल्यूलोज नहीं बनाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट गलत है। माइकोप्लाज्मा लेक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, करेक्ट। माइकोप्लाज्मा दुनिया के सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो आंसर ए, बी और डी वाला करेक्ट होना चाहिए, तो ए बी नहीं, हाँ ए बी है, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, बी सी नहीं होना चाहिए, ए बी डी, तो देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, क्राइसोफाइट्स। तो क्या होते हैं क्राइसोफाइट्स? क्राइसोफाइट्स आर commonly called dinoflagellates and desmites, नहीं, क्राइसोफाइट्स को हम डाइटम कहते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स नहीं। have a pellicle instead of a cell wall, नहीं। are parasitic form causes diseases in animal, animal में disease नहीं होते हैं। have a indestructible wall layer deposited by silica, तो ये वाला डी आंसर करेक्ट हो जाता है। क्राइसोफाइट्स में जो वॉल होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं क्योंकि सिलिका से बने हुए हैं, और हमने ये वाला क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड हमने डिस्क्रिप्शन पहले भी दे चुका हूं मैं आपको इस टॉपिक में। तो ये था हमारा जो वीडियो जो
के है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11 स्टैंडर्ड से बीएससी 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर नीट प्रिपरेशन। और आई होप सो जैसे मैंने थंबनेल में बनाया है, बस ये वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका। तो आपको ये वीडियो से वीडियो ही नहीं, एक सक्सेस का फॉर्मूला है जिसमें से आप 2 एमसीक्यू आते हैं तो दोनों के दोनों एमसीक्यू परफेक्टली कर सकते हो। और ऐसे ही सभी चैप्टर अगर हमारे करते हो आप, ऐसे ही सभी वीडियो हमारे देखते हो तो 360 भी आप स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में। यस गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ। होप सो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे वीडियो एंड तक देखा। ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहे और हमसे नॉलेज गेन करते रहे। मैं आप लोगों से फिर से एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे। लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसाई करते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ पैसे नहीं देने होते हैं। ये सिर्फ आपको, अगर आप एक सब्सक्राइब हमारा बढ़ाते हो तो जैसे ही हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, हमारे अंदर और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट और बढ़ती है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इन सर्कल, दोज हु आर ऑल्सो रिलेटेड टू द बायोलॉजी फील्ड। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।